हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। आज हम वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का। हालांकि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फेडरलिज्म का रिवीजन किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो भी देख सकते हैं। वो भी बहुत फ्रूटफुल है। हालांकि उस चैप्टर के रिवीजन में मैंने एक बात बताया था आपसे कि वो वाला जो चैप्टर है उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है उसका। लेकिन जब मैंने बात बोर्ड की बताई कि जहाँ पे एक एक दो दो नंबर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे तो फिर हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे केस में ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। ऊपर से चैप्टर बहुत ईजी है। एक बार वीडियो अगर ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा ऐसा जो आपसे छूट जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है, और अगर इससे मिस आउट कर गए, इससे एक भी नंबर अगर कट गया, तो फिर वो बहुत दुख होने वाला बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वो समझने के लिए एक बार को थोड़ा जीडीपी का आइडिया होना बहुत जरूरी है। जीडीपी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली एक देश के अंदर एक साल भर के टोटल कितना सामान का उत्पादन हुआ, उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे तो वही जीडीपी होता है। बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, यही होता है। मतलब अगर जितना गेहूं, जितना दूध, जितना गाड़ी, जितना बेल्ट, चप्पल, जूता, जो सब चीज बना है ना, सबका अगर मॉनेटरी वैल्यू निकाल लें कि एक साल के अंदर जितना भी सामान उत्पादन हुआ है, जिस टाइप का भी सामान हो, जितना भी उत्पादन हुआ है, उसका अगर मॉनेटरी वैल्यू निकाल लें तो वही होता है देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी के हिसाब से अभी हम 5वें रैंक पे हैं। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा जीडीपी हो उतना ही बेहतर होता है कंट्री। बात एक हद तक सही है, पूरा पूरी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो ट्रू मेजरमेंट है कंट्री का, इकोनॉमी का, वो पीसीआई होता है, पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी में, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक परिवार है जिसकी मंथली कमाई ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए है। अब सुन के लगेगा कि हाँ, बहुत अमीर परिवार है। सही बात है, एक परिवार का एक महीने में 10 लाख कमाई है, बहुत ज़्यादा है। वहीं पे एक परिवार है जिसका मंथली कमाई 4 लाख रुपया, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। पर ये वाला जो फैमिली है, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो बी जो है वो ए से थोड़ा गरीब दिख रहा है। हालांकि ये गरीब नहीं होता है, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो बहुत पैसा छाप रहे हैं ये भी, पर एक्चुअली में इनके कंपैरिजन में ये थोड़े से गरीब दिख रहे हैं। बट ये तो ऊपर का जो व्यू है, वो एक बार अंदर जाके देखते हैं परिवार के अंदर कितने लोग हैं। मान लेते हैं इस परिवार में टोटल 20 लोग हैं। अब हालांकि 20 लोग एक परिवार में ऐसा थोड़ा मुश्किल सा है, बट मान लेते हैं कि हैं इसमें 20 लोग हैं। इस परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं। तो अब देखिए, ये जो 10 लाख रुपया महीने का आया है ना, बेसिकली ये 20 लोगों का पालन पोषण करेगा इतने पैसे में। तो कायदे से अगर देखा जाए तो पर हेड 50,000 रुपये ही आ रहा है, यानी कि हर इंसान को बेसिकली 50,000 रुपये मिलेगा। पर यहाँ पे अगर बात करते हैं, 4 ही लोग हैं और 4 लाख है, यानी कि हर इंसान के हिस्से 1 लाख रुपया आ रहा है। तो अब थोड़ा सा नजरिया आपका बदल गया होगा कि यार एक्चुअली में ये परिवार ज्यादा अमीर लग रहा है। यही है, ये है जीडीपी। जीडीपी का मतलब टोटल बेसिकली कितना इनकम है, ये है जीडीपी। तो जीडीपी में भले ये कंट्री ऊपर दिख रहा है, पर कैपिटा इनकम है ये, यानी कि एक इंडिविजुअल के हिस्से में कितना आया। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये परिवार ज़्यादा अमीर लग रहा है, और पर कैपिटा इनकम बेटर मेजरमेंट है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। लेकिन जीडीपी भी अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। हम 5वें नंबर पे हैं जीडीपी, इसका मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम इतना उत्पादन कर सकते हैं। बट हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये भैया जितना पैसा होता है वो इतने सारे लोगों में बढ़ता है कि मिला जुला के बचता कुछ नहीं। अब आते हैं जीडीपी अगर समझ गए, तो आगे समझते हैं 3 सेक्टर्स कौन कौन से अपने इकोनॉमी में। ये तो क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं तो पता होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट किया जाता है मतलब निकाला जाता है। जैसे माइनिंग हो गया, ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। माइनिंग हो गया। माइनिंग के अलावा, माइनिंग में क्या है, जैसे आयरन ओर निकालेंगे है ना, तो वो रॉ मटेरियल है किसके लिए? स्टील जैसे चीज़ों के लिए वो रॉ मटेरियल है, आयरन ओर। वहीं पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में मान लीजिए चावल, गेहूं है ना, गेहूं रॉ मटेरियल है अपने आप में, आटा के लिए, ब्रेड के लिए। वैसे अगर फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट्री में से लकड़ी, वुड निकाला जाता है। या फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, या पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है लकड़ी। तो ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो माइनिंग आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया। सेकेंडरी में आते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो निकले, उनको अगर प्रोसेस करके कुछ इस्तेमाल करने लायक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर को प्रोसेस करके स्टील बनाया जाता है। अब स्टील को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, पर स्टील को शेप करके दरवाजे बना दिए, ग्रिल बना दिए, साइकिल बना दिए, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके यूजेबल गुड्स के रूप में बनाया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हम ऐसे सेक्टर को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जैसे इसमें पेपर इंडस्ट्री हो जाएगा, लकड़ी को काट के पेपर बनाया जाता है, फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया, ये सारे आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में आते हैं वो चीज़ें जो डायरेक्टली गुड्स में ऐसा प्रोसेसिंग में कुछ चेंज नहीं करते, पर गुड्स के प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन। अगर गेहूं को हम मिल तक नहीं ले जाएंगे तो कैसे प्रोसेस होगा? तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में टर्सरी सेक्टर है। बेसिकली इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कंस्ट्रक्शन है, अगर रोड वगैरह नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्टेशन फिर कैसे होगा? मतलब बेसिकली अगर रोड नहीं बनेगा तो सामान एक जगह दूसरे जगह जाएगा कैसे प्रोसेस होने के लिए? तो ये जो सर्विस सेक्टर है इसको टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। हालांकि आगे चल के सर्विस सेक्टर के बारे में और भी अब जानेंगे, जहाँ पे भी कोई भी चीज़ है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं एज अ टीचर मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, डॉक्टर है, क्रिकेटर है, ये सब अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो कायदे से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग अभी सर्विस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसके लिए स्किल चाहिए, पर अगर स्किल आ जाए तो इसमें पैसा बहुत है, सीधा बात यही है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये 3 सेक्टर है, समझ गए होंगे। यहाँ पे रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, और इसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस होने के लिए जो सर्विस चाहिए वो प्रोवाइड करी जाती है। अगर इतना समझ गए तो यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आते हैं, अगला टर्म है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या होते हैं समझिए। समझिए कि एक माइन है, आयरन ओर का माइन है, जहाँ से आयरन ओर को निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी कि हम बेसिकली प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। वो माइन को फिर ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस होने के बाद वो स्टील में कन्वर्ट होता है। अब ये स्टील है, इसको यूज़ कर सकता है इंसान, पर डायरेक्टली स्टील को यूज़ नहीं करते, उसको फिर से पिघला के उसको शेप दिया जाता है। उसको हम ग्रिल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको गेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं। तो उसको फिर से एक बार को प्रोसेस करना पड़ता है ताकि उसको फाइनली यूज किया जा सके। लेकिन बीच में जब वो आयरन ओर से प्रोसेस होकर स्टील बनाना, तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में, अभी के लिए ये फाइनल नहीं हो गया है, यानी कि यूज होने के लिए फाइनल नहीं हो गया। जब उसको फिर से रीसेप करके उसको कोई चीज में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मैंने बताया कि गेट के लिए या फिर साइकिल के लिए या कुछ भी, जब जनता उसको डायरेक्टली यूज करने लगेगी तब वो कहलाएगा फाइनल गुड्स। तो बेसिकली साइकिल हो गया, ग्रिल हो गया, गेट हो गया, ये हो गया फाइनल गुड्स। पर जो स्टील है वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है वो अभी यूज होने के लिए रेडी नहीं है, उसको फिर से प्रोसेस करके एक बार को बनाया जाएगा ताकि जनता उसको यूज कर सके। अब आते हैं डबल काउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और सॉरी, ये इजी भी है, इजी भी है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर अगर एक बार समझ गए तो उसको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ता। समझते हैं कैसे? मैंने बताया कि देश में जीडीपी की अगर काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग किस तरीके से करते हैं कि जितना भी सामान का उत्पादन हुआ देश भर में एक साल के अंदर, उन सभी का मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर दो तो जीडीपी निकल गया। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। समझिए प्राइमरी सेक्टर में व्हीट का प्रोडक्शन हुआ, एक किसान ने व्हीट बेचा 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो बेचा है किसको? एक मिल वाले को, जहाँ पे वो आटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो है आटा में कन्वर्ट कर देता है दूसरा बंदा। अच्छा, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि एग्रीकल्चर से निकल के आया, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट हुआ है 15 रुपये किलो, है ना, रॉ मटेरियल ये निकल के आया प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में उसका दाम अभी के लिए बेसिकली 15 रुपये है। अब ये मिल ओनर के पास जाएगा और वो मिल में इसकी आटा चक्की में इसकी पिसाई करके भैया गेहूं से आटा बना देंगे। और जब आटा बनेगा तो आटा जाके बेचेगा किसको? बेकरी में जाके बेचेगा, जिससे वो आगे चल के ब्रेड बनाया जाएगा। तो उसने मान लेते हैं 30 रुपये में बेच दिया किसको? बेकरी वाले को। ठीक है, 30 रुपये में बेच दिया बेकरी वाले को। अब बेकरी वाले ने क्या किया, ये 30 रुपये का आटा खरीद के, अच्छा मान लेते हैं एक बार व्हीट 15 रुपये किलो है। अब 15 रुपये किलो में से ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको प्रोसेस करके आटा बनाएंगे तो पूरा 1 किलो नहीं निकलेगा, उसमें कुछ लॉस भी हो जाता है। बट अभी के लिए हम समझ लेते हैं आसान रखने के लिए कि जो भी व्हीट है, 1 किलो व्हीट में से 1 किलो आटा निकल गया मान लेते हैं। अब 1 किलो आटा में से मानते हैं कि एक पैकेट ब्रेड बनेगा, और बेकरी वाला वो पैकेट का ब्रेड जो है वो 60 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 60 में बेचेगा बेसिकली, यानी कि व्हीट बेचा गया 15 रुपये में। अब वो 15 रुपये का व्हीट कन्वर्ट हो गया आटा में और उसका दाम हो गया 30 रुपया, और वो 30 रुपये का जो आटा है वो कन्वर्ट हो गया ब्रेड में और उसका दाम हो गया 60 रुपया।
अब मैंने बोला था कि जीडीपी का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है कि जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ है सबका दाम जोड़ते जाना है। तो भैया कायदे से इसमें गेहूं भी प्रोड्यूस हुआ देश के अंदर, सही बात है, तो गेहूं का 15 रुपये जोड़ दो। ऊपर से फिर आटा भी बना तो आटे का भी दाम जोड़ना चाहिए, सही बात है, तो इसका 30 रुपये भी जोड़ दिए। अब ब्रेड का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है मतलब प्रोसेस करके उसको ब्रेड बनाया जा रहा है, यानी कि ब्रेड भी बना, तो ब्रेड का भी 60 रुपया जोड़ देंगे, क्योंकि जो भी सामान बनता है उन सब का मॉनेटरी वैल्यू ऐड करना चाहिए। तो कायदे से देखा जाए तो 60, 30, 90, 15, 105 रुपया टोटल वैल्यू निकल के आया। यानी कि इसके वजह से, ये ब्रेड की वजह से देश में टोटल 105 रुपये में, मतलब 105 रुपये ऐड हुआ देश के जीडीपी में। पर ये कैलकुलेशन अपने आप में फॉल्टी है, गलत है। क्यों? एक बार को देखते हैं। ये जो 15 रुपये किलो गेहूं था ये तो ठीक है, पर ये जो आटा बना 30 रुपया, ये 30 रुपया में एक्चुअली में गेहूं का 15 रुपये छुपा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल है, हिडन कॉस्ट है, हमें दिख नहीं रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, पर एक्चुअली में तो पता है, क्योंकि ये 30 रुपया में गेहूं का भी दाम 15 रुपया था, तो इसने अपने तरफ से 15 रुपया और ऐड किया है और आटा का दाम 30 रुपया हो गया। अब ये जो 30 रुपये का आटा है जब ब्रेड के पास गया, मतलब ब्रेड में कन्वर्ट हुआ, तो ये ब्रेड का दाम 60 रुपया हुआ, पर इस 60 रुपये में 30 रुपया आटा का छुपा हुआ है, 30 रुपया आटा का छुपा हुआ है, और वो 30 रुपया अपने तरफ से ऐड किया। तो एक्चुअली में देखा जाए तो हमने यहाँ पे 15 रुपया जो आटा का छुपा हुआ, गेहूं का छुपा हुआ आटा में, वो दोबारा काउंट किया है इस 30 को अगर काउंट करने चले तो। और अगर हम इसको 60 जोड़ने चले, अगर हम इसको 60 मान के चलते हैं, तो इसमें फिर वो आटा का 30 रुपया डबल काउंट हो गया है। समझ में आ रहा है? इसी को डबल काउंटिंग कहा जाता है। और इससे जो डेटा निकल के आएगा जीडीपी का, वो फॉल्टी होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नापने बैठेंगे तो फिर हम दुनिया के सबसे जैसे रिचेस्ट कंट्री ही हो जाएंगे जीडीपी के हिसाब से, है ना? इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के आता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसमें सही मेथड क्या है? सही मेथड है या तो हम सीधा एक काम करें कि जो फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स का दाम बस एक बार को जोड़ लें, क्योंकि भैया ये 60 रुपया जो है ना, ये 60 रुपया में 30 रुपया आटा का भी छुपा हुआ है, और आटा का 30 रुपया में 15 रुपया गेहूं का छुपा हुआ है, मतलब इस 60 रुपये में सब प्राइस ऑलरेडी एडेड है। तो जीडीपी अगर निकालना है तो सीधा फाइनल गुड्स का दाम ऐड कर दो 60 रुपया, बस यही है जीडीपी में, क्योंकि 60 में भैया ये भी छुपा हुआ है, ये भी छुपा हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो। या तो सीधा फाइनल गुड्स को ऐड कर देंगे, फाइनल गुड्स का प्राइस को ऐड करेंगे जीडीपी के लिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं, अगर हमें हर एक स्टेज से स्टार्ट करना है शुरू से, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि गेहूं का 15 रुपया दाम था तो 15 ऐड किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में कितना वैल्यू ऐड हुआ, वो वैल्यू एडेड है 15 रुपया, क्योंकि यह 15 रुपये का गेहूं आटा बना जाके 30 रुपये का, यानी कि 30 रुपये में 15 रुपये तो गेहूं का था ही, अब 15 रुपया वैल्यू ऐड हुआ, तो वैल्यू एडेड एट द नेक्स्ट स्टेप कितना है? 15 रुपया। अब इसमें देखेंगे कितना रुपया वैल्यू ऐड हुआ। अब ये 30 रुपये का आटा है ना, अब ये 60 रुपये का ब्रेड हो गया, तो 30 रुपये का आटा से 60 रुपये का ब्रेड हुआ, यानी कि वैल्यू ऐड हुआ फिर से 30 रुपया अलग से, तो ये 30 को जोड़ेंगे। अब आप अगर जोड़ेंगे इनको तो 15, 15, 30 और 30, 60, यानी कि सेम आया। जो सिर्फ फाइनल गुड्स का प्राइस कंसीडर करने के बाद जो जीडीपी में वैल्यू ऐड हो रहा था, वो हर एक स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हुआ, अगर वो अगर काउंट करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। इससे हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर लिया। यानी कि जीडीपी कैलकुलेट करने का दो सही तरीका है, या तो सीधा फाइनल गुड्स का दाम, यानी कि बीच में इंटरमीडिएट गुड और रॉ मटेरियल का नहीं जोड़ना है, सीधा फाइनल गुड्स का दाम जोड़ दो, जो आएगा वो सही है। या फिर अगर आपको पहले से शुरुआत करना है फर्स्ट स्टेज से, तो हर एक स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हुआ उसको खाली जोड़ते चलो, यानी कि 15 रुपया तो शुरू का हो गया, ठीक है, अगला स्टेज में 15 रुपया और वैल्यू ऐड हुआ, और अगला स्टेज में 30 रुपया वैल्यू ऐड हुआ। तो जो वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, अगर हम खाली उसको कंसिडर करते हैं तो जो निकल के आएगा वो भी एकदम सही कैलकुलेशन होगा, क्योंकि एट द एंड देखेंगे दोनों का सेम प्राइस आएगा। तो दिस इज हाउ वी अवॉइड डबल काउंटिंग, मतलब सीधा हमें एक चीज नहीं करना है कि सबका दाम सीधा सीधा जोड़ नहीं देना है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हर एक में इंटरमीडिएट गुड में रॉ मटेरियल का प्राइस छुपा होता है, फाइनल गुड में इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस छुपा हुआ होता है, तो अपने को ये अवॉइड करना है। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, जीडीपी कैलकुलेशन का सही मेथड क्या है? या तो सीधा फाइनल गुड्स का दाम ऐड कर दो, या फिर वैल्यू एडेड एट ईच स्टेप ये ऐड करो, दोनों का आंसर एट द एंड सेम आएगा। तो अगर ये समझ गए हैं तो इससे बहुत हद तक हमारा डबल काउंटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आते हैं अगले टॉपिक। हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। अब क्या है, ये जो तीन सेक्टर थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये तीनों में क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं अपने को ये देखना है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया।
सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली इंडस्ट्रीज आ गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गए, पेपर इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और टर्सरी सेक्टर में आ गए सर्विस सेक्टर, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन या फिर टीचर, डॉक्टर, ये एक्टर, सिंगर जितने भी हैं ये सारे। ठीक है, देखते हैं ओवर द ईयर्स या ओवर द डेकेड्स, है ना, लास्ट 40-50 सालों में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो। सबसे पहले ये जो सॉरी, ये जो ग्राफ है इसमें ब्लू कलर है, ये प्राइमरी सेक्टर में कितने, यहाँ पे देखिएगा जीडीपी है। जीडीपी का मतलब यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू में बताया है, इतना इतना लाख करोड़ या इतना हजार करोड़ जो भी है, इतना लाख करोड़ रुपया में जीडीपी है भारत का। बेसिकली देखा जाएगा तो किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, कितना कंट्रीब्यूशन है ओवर द ईयर, ये ग्राफ में हमें दिख रहा है। खाली याद रखिएगा तीनों में जो ब्लू कलर है वो प्राइमरी सेक्टर का है, जो रेड कलर है वो सेकेंडरी सेक्टर का है, और जो ग्रीन कलर है वो टर्सरी सेक्टर का है। पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला में है 1973 की बात कर रहे हैं, पहला में 1973 की बात करेंगे, यानी कि आज से लगभग इधर लगभग 50-60 साल हो गए, है ना। हाँ 60 साल हो गए लगभग, नहीं 26 से 24, 50 साल हो गए लगभग। 50 साल में 5 डेकेड्स की बात करते हैं, लगभग 50 साल में देखिएगा जीडीपी कितना बढ़ गया भारत का। पहले 1970s में 5 लाख करोड़ से थोड़ा ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी था। यानी कि भारत में एक साल के अंदर मिला के टोटल 6 लाख करोड़ का सामान का उत्पादन होता था। आज देखिए डेटा बढ़ के कितना हो गया, है ना, ऑलमोस्ट कितना हो गया, 55 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, मतलब बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया भारत का जीडीपी। ये बहुत अच्छी साइन है किसी भी कंट्री के लिए, जीडीपी में ग्रोथ ओवर द टाइम होता ही रहता है, और ये बहुत अच्छा साइन है कि इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ और हम दुनिया के 5वें नंबर पे आ गए। इस समय तक हम बहुत पीछे थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक पैटर्न में चेंज दिख रहा होगा। जब 1970s की बात करते हैं तो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, अपने को दिख रहा है यहाँ पे, और टर्सरी सेक्टर का था सेकंड पे, और सेकेंडरी सेक्टर का था सबसे लीस्ट। मतलब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा था, हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा था किन चीज़ों का, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए चीज़ों का, फॉरेस्ट्री से, माइनिंग से जुड़े हुए चीज़ों का, इन चीज़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा था तब की बात करते हैं तो। अब 2013-14 यानी कि आज से ठीक 10 साल पहले की बात है, अभी देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत लीस्ट हो गया है, मतलब बहुत कम हो गया, लीस्ट हो गया। इतना कम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कम होता जा रहा है, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, पर उनके कंपैरिजन में सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज़ों का उत्पादन हो रहा है और टर्सरी सेक्टर से जो पैसा बन रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब अभी के टाइम पे बस आपको ये लिखना है कि आज से 50 साल पहले, है ना, 5 डेकेड्स अर्लियर, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा था और सेकेंडरी का लीस्ट था। आज ऑलमोस्ट मॉडर्न टाइम में टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा हो गया है और प्राइमरी का लीस्ट हो गया है। बेसिकली एक तरीके से रिवर्स हो गया सिचुएशन। अब यहीं पे बात करते हैं शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, परसेंटेज वाइज है ना। ये यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू में दिया हुआ था, यही ग्राफ यहाँ पे परसेंटेज वाइज है। उस समय देख सकते हैं ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर का लग रहा है, टर्सरी का मतलब एक हद तक बराबर ही लग रहा है, पर मान के चलते हैं यहाँ पे कि प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा है, ताकि हम एम्फेसिस कर सके, जो पॉइंट है हमारा वो मेक कर सके यहाँ पे। सीधा सीधा बात यह है कि ऑलमोस्ट प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा था, ये देखने को मिलता है। सेकेंडरी का लीस्ट था। आज क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर का घट के एकदम बस 14-15% तक रह गया, और ये टर्सरी सेक्टर का देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 65-66% कंट्रीब्यूशन पूरा जीडीपी में अकेला टर्सरी सेक्टर से आता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिखा रहा है कि कितना परसेंटेज जो लोग हैं वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। सबसे पहले 1970s की बात करते हैं, ये भैया आज से 44-45 साल पहले की बात करते हैं, तो हर 100 में से 71 आदमी, है ना, 71 आउट ऑफ 100 पीपल, इतने 71% लोग खेती बाड़ी या फिर माइनिंग या फिर फॉरेस्ट्री या फिर फिशिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्री, इन चीज़ों में जुड़े हुए थे, और सिर्फ 18 लोग टर्सरी सेक्टर में थे और 11 सेकेंडरी में, मतलब इन इंडस्ट्रीज वगैरह में सबसे कम थे, बहुत कम। आज के टाइम पे भी देखेंगे कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर ओनली, मतलब एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है, मतलब माइनिंग, एग्रीकल्चर या फिशिंग, फॉरेस्ट्री, उनमें ही सबसे ज़्यादा है। पर ये जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन हुआ है। तो हमें ऐसा लिखना है कि अच्छा, अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी वाला आ जाए तो ऐसा लिखना है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी लिस्ट हो गया है, और अब टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा हो गया। पर अगर पॉपुलेशन में पूछा जाए तो पॉपुलेशन में आपको लिखना है कि अभी भी
प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेक्टर में पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा उसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन हो गया और अभी टर्सरी में बढ़ने लग गया है और सेकेंडरी में बढ़ने लग गया है। आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब अभी भी ऑलमोस्ट 44 लोग 100 में से एग्रीकल्चर या इन चीज़ों में ही एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं और टर्सरी सेक्टर में 31% लोग हैं, बढ़ गए हैं। लेकिन 31% लोग, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे, अब ये दोनों ग्राफ को अगर ध्यान से देखते हैं, 31% लोग मिलके ये ग्राफ को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा मतलब हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ से एक चीज और डिराइव कर सकते हैं कि 31% मिलके लोग 65-66% के आसपास कंट्रीब्यूशन करते हैं टोटल। यानी कि 1% आदमी बेसिकली जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहीं पे 44% लोग मिलके सिर्फ 14-13% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी। मतलब बेसिकली ये है कि ये लोग जो खेती वेती कर रहे हैं, इनका जो सामान का उत्पादन होता है उसका जीडीपी में बेसिकली बहुत कम रोल है, क्योंकि इनके सामान की कीमत ही बहुत कम होती है। पर टर्सरी सेक्टर में जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है उसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है और यही कारण है कि 31% लोग एम्प्लॉयड होके भी 66% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाएगा तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है किसी कंट्री के लिए। बट इसमें किसान आते हैं जो कि हमारे लिए सबसे मतलब फंडामेंटल है, बेसिक हैं। उनके बिना कोई देश सर्वाइव नहीं कर सकता। उनका रोल कितना भी दाम में कम हो जाए, उनकी अहमियत कभी कम नहीं हो सकता। पर फिलहाल अगर हम खाली इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा बड़े एसेट हैं, क्योंकि 31% पॉपुलेशन देश का 66% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। अगर इसको समझ गए, अगर छोटा सा अगर इसको हम ब्रीफ करना चाहें तो बस बेसिकली इतना है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में अभी लीस्ट हो गया है। एक शुरू के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था और टर्सरी सेक्टर का भी मैक्सिमम हो गया। और पॉपुलेशन में देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में पहले 71% लोग एम्प्लॉयड थे, अब ये कम हो गया है, 44% है, पर फिर भी मैक्सिमम इसी में है। पर इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है, चलिए आपको ध्यान रखना है। और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। अगर ये 2-3 ग्राफ अगर याद रहे तो आपको बहुत मदद होगा आंसर राइटिंग में। अगले चीज़ पे आते हैं, लास्ट टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से बच गए इसमें। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? अगर मैं ये पूछता हूँ क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर जो नौकरी नहीं कर रहे वो अनएम्प्लॉयड है। एक हद तक सही है पर पूरा पूरी नहीं। कैसे समझते हैं? एक आदमी है जो ऐसे चाय की टपरी पे आता है, दिन भर बैठता है, बस चाय वाय पीता है और शाम में घर चला जाता है। आपको ऐसा लगेगा ये भाई तो वेला आदमी है, फालतू है। पर हो सकता है भैया उसके पिताजी का ऐसा बंगला बंगला हो, 10-12 लाख रुपए हर महीने रेंट आ रहा हो, तो वो तो उसको नौकरी की जरूरत नहीं है ना। तो एक्चुअली में वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। अनएम्प्लॉयड ऐसे लोगों को कहते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है पर एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही, मतलब बेसिकली नौकरी की तलाश है पर नौकरी मिल नहीं रही, ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयड कहते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये डिसगाइज्ड का मतलब होता है ऐसा कि जो है नज़र के सामने पर अपने को दिख नहीं रहा, ऐसा। जैसे आपने खेतों में देखा होगा, लोग काम करने जाते हैं, एक पूरा परिवार ही खेत में इंगेज्ड है काम करने में। जैसे पति है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, बुजुर्ग है कोई भी तो वो भी खेत में हल वल चला रहा है, कुछ तो कर रहा है। बेसिकली देखेंगे वो 2 आदमी का काम है पर पूरा परिवार उसमें इंगेज्ड है, 5 या 6 लोग उसमें काम कर रहे हैं। ऐसा स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क में करते हैं, ऐसे 5-6 लोग को ग्रुप बना दिया गया है, 5-6 लोगों का, और उसमें प्रोजेक्ट करने के लिए दे दिया गया है। तो देखेंगे उसमें कायदे से काम 2 ही लोग करते हैं और 4 लोग बस खाली ऐसे ही नाम के लिए हैं, मतलब उनका होना ना होना बात बराबर है। वैसे ही है कि भैया वो 2 लोगों का काम है खेत में वहाँ पे, तो बाकी 5 लोग, 5 में से जो बाकी जो 3 लोग हैं उनका होना ना होना बराबर है, पर ऐसा दिख रहा है कि यार 5 लोग काम कर रहे हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि सब लोग अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 लोगों की ही काम की जरूरत है और वहाँ 5 लोग इंगेज हैं, यानी कि सब लोग अपने पोटेंशियल से कम कम पे काम कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी से कम पे काम कर रहे हैं। और ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी सेम टर्म है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि जितना लोगों का काम है उससे ज़्यादा लोग उसमें इंगेज्ड हैं, झूठ का मतलब बेकार में। तो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये है सरकार को इसमें इन्वेस्ट, मतलब सीधा सीधा बात यह है कि सरकार को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ती है, देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है, ताकि ज़्यादा फैक्ट्रीज हो, ज़्यादा रोड्स बने, ज़्यादा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो, तो ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी तो देश का इकोनॉमी अपने आप ग्रो करता है।
इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जिसको कहते हैं टारगेटेड स्कीम्स हैं। कुछ सरकार के द्वारा कुछ ऐसे स्कीम्स बनाए गए जहाँ पे लोगों को नौकरी प्रोवाइड करी जाती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मनरेगा। 2005 में आया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में। इस एक्ट के तहत हर एक बीपीएल होल्डर को, बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी लोग हैं, उनको साल में मिनिमम 100 डेज वर्क का वादा किया गया। मतलब अगर कुछ नहीं भी होगा तो भी 100 दिन कम से कम काम दिया जाएगा। और ये काम कैसे होते हैं? रूरल एरियाज में, जैसे तालाब कटवाने हैं या फिर कोई छोटा मोटा डैम बन रहा है तो उधर लोगों को नौकरी दे दी, रोड वगैरह बन रहा है तो लोगों को एम्प्लॉय कर दिया। यानी कि सरकार गारंटी देती है कि मिनिमम 100 दिन हम आपको नौकरी देंगे। इसको मनरेगा एक्ट कहते हैं। इसको कई बार एमजी भी लिखते हैं, ऐसे मनरेगा ही पढ़ते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। अब आते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या अंतर होता है? ऑर्गेनाइज्ड में बेसिकली आ जाते हैं जैसे बड़े बड़े ऑफिस जो कंपनीज के हैं। फॉर एग्जाम्पल है टीसीएस हो गया, टाटा और विप्रो हो गए, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या फिर सरकारी कंपनीज हैं, है ना, आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जहाँ पे बेसिकली बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है। ऑर्गेनाइज्ड बोले तो क्या, जैसे एक आदमी है, उसका सैलरी फिक्स है, इतना मिलेगा ही, उसमें उसको पेड लीव मिलते हैं, है ना। पेड लीव है कि छुट्टी ले सकते हैं, पर पैसा आपका कटेगा नहीं, सिक लीव जैसे होता है। ठीक है, ऊपर से फिर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जैसे मिलते हैं। फिर उनका फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं कि इतना बजे आना है तो इतना बजे फिर चले जाना है ना। ऐसा सारा चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ा सा मामला उल्टा होता है। यहाँ पे ना ही फिक्स्ड वेजेस हैं, जितना दिन काम पे आओगे उतने दिन सैलरी मिलेगी, और दिहाड़ी कहते हैं जिसको बेसिकली। ऊपर से जितने दिन काम पे आओगे वो भी गारंटी नहीं है कि इतना बजे आपको जाने को मिलेगा। कई बार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता, कोई सिक लीव नहीं होता, छुट्टी तो पैसा कट गया। मतलब बेसिकली बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा होता है। बट आप जान के सरप्राइज होंगे कि भारत में जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 10%, हार्डली 10% लोग। लास्ट आते हैं, इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है, वेजेस, मिनिमम वेजेस गारंटीड होते हैं, फिक्स वेजेस होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होती है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होता है, पेड लीव होता है, सिक लीव होता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती। ना ही फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, ना ही फिक्स्ड वेजेस होते हैं, ना ही सिक लीव होता है, पेड लीव होता है, ना ही मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होता है। तो ये है अदर में। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? बेसिकली वो कंपनीज जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उनको हम पब्लिक कंपनीज कहते हैं। और जिनके इंडिविजुअल्स प्राइवेट, जिनके ओनर प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे सीधा सीधा हो गया एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब पब्लिक सेक्टर कंपनी सरकारी है। और वहीं पे प्राइवेट की बात करेंगे तो टाटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सारे प्राइवेट में आते हैं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, होता है पर ज़्यादातर ये जो शेयर है वो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास होते हैं अदर देन गवर्नमेंट। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एक अंतर याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो वेलफेयर के लिए चलता है। सरकारी जो कंपनियां आप देखेंगे भारत में, ज़्यादातर कंपनियां लॉस में रन कर रही होती है ना, क्योंकि सरकार को बहुत सारे कमिटमेंट पूरे करने होते हैं कि एससी कोटा से इतने लोग आएंगे, एसटी कोटा से इतने लोग आएंगे, ओबीसी से इतने लोग आएंगे, है ना। तो उनको नौकरी देनी पड़ती है, भले ही अगर वो कैपेबल है नहीं है उसके बावजूद भी देना पड़ता है। तो वहाँ पे कई बार हो सकता है कि परफॉर्मेंस मार खा जाती है। पर प्राइवेट सेक्टर वेलफेयर के हिसाब से काम नहीं करती है, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करती है। प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करती है, इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे तौर पे उनको नौकरी मिलेगी जो डिजर्व करते हैं, डजन मैटर कौन सा कोटा से है। मतलब कल को जैसे अगर क्रिकेट में हम ये कोटा लगा देते हैं, है ना, कि भैया हैंडीकैप, जैसे अभी सरकारी नौकरी में भी है कि हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना, नहीं तो उनका लुकआउट कौन करेगा। बट अगर हम क्रिकेट में कर देते हैं कि एक हैंडीकैप कोटा से होना चाहिए था, दो एससी कोटे से होने चाहिए थे, तीन एसटी कोटा से होना चाहिए था, ये तो गलत, मतलब गलत होता, क्योंकि भैया फिर वहाँ पे जबरदस्ती एक हैंडीकैप और दो एससी और तीन एसटी को खिलाना ही पड़ता। हो सकता है उनसे बहुत बेटर बेटर लोग हैं जो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, पर उनको चांस नहीं मिलता और इनको बदले मौका देना पड़ता। तो वैसे केस में जो हमारी जीत की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। सीधा बात यही है। तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी पे रन करता है, यहाँ पे कोई इनका अलग से कमिटमेंट नहीं है कि हमें इतना वेलफेयर करना है, ये करना है। और सरकारी कंपनी जो होते हैं वो वेलफेयर पे काम करते हैं, वेलफेयर के लिए यानी कि भलाई के लिए काम करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी उनका मेन मोटो नहीं होता, हालांकि हर सरकार की कंपनी चाहती है कि प्रॉफिटेबल रहे, पर उनका मेन मोटो नहीं होता। मेन मोटो होता है कि सबके भलाई के लिए, यानी कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको भी नौकरी मिले। तो अगर इतना समझ गए हैं तो ये चैप्टर, मेरे अनुमान से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाहर कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है।
जो आपने अभी समझा बस उसको ही खाली लिख के आना है, इतना ही है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत ईजी है, आराम से हो सकता है, और लेकिन इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्क्स अर्न करने का। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।